द तर्कस और आज हम बातचीत करेंगे परंपरा और परिवर्तन। परंपराएं और परिवर्तन ये दोनों एक साथ समानांतर प्रवाह में बहते रहते हैं और समाज की दिशा को निर्धारित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और इसी संदर्भ में एक और बात कही जाती है, साहित्य और समाज। साहित्य समाज का दर्पण भी कहा जाता है, साहित्य समाज का दीपक भी कहा जाता है और साहित्य समाज का निर्माता भी है, मार्गदर्शक भी है। उसके द्वारा एक अच्छे मंगलकारी भविष्य का निर्माण भी किया जाता है। उसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तमाम लोग हैं जो परंपराओं के अति में कभी चले जाते हैं, अतिवादी होते हैं, यहाँ तक कि वह रूढ़िवादी और जड़वादी की स्थिति में आ जाते हैं। और बहुत से लोग लगातार ऐसी चीज़ों का खोज करते रहते हैं कि कैसे हमारे समाज में ऐसे परिवर्तन लाए जाएं कि हमारा समाज खुशहाली की तरफ बढ़े और सभी तरह से समृद्धि की तरफ बढ़े, सभी लोग खुशहाल हों, आपस में एकता हो, भाईचारा हो, प्रेम हो और जितने भी मनुष्यता के सूचक हैं वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होकर के हमको ज़्यादा आगे बढ़ा सके। लेकिन ये लगातार विवाद, चर्चा और परामर्श विमर्श का विषय बना रहता है कि किन परंपराओं को अपनाया जाए, किन परंपराओं को त्याग कर दिया जाए। साहित्य की तरफ अगर हम चलें तो कभी तुलसी की परंपरा थी कि किसी भी रचना के पहले मंगलाचरण प्रार्थना की चर्चा आती थी, उसको एक काफी तवज्जो दिया गया। लेकिन अगले रचनाकार जो जयशंकर प्रसाद के रूप में पूरे विश्व में मान्य स्थापित कवि के रूप में आए, जिन्होंने कामायनी रचना के जरिए समाज को एक संदेश दिया, लेकिन वो बिल्कुल परंपरा के वाहक नहीं रहे। उन्होंने उसमें परिवर्तन किया। सीधे उनकी रचना की शुरुआत बिना किसी प्रार्थना, बिना किसी मंगलाचरण के होती है। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर जल था, नीचे जल था, एक तरल था, एक सघन, और एक तत्व की ही प्रधानता, उसे कहें जड़ या चेतन। तो फिर प्रिय प्रवास में हरिओत जी, जो हिंदी खड़ी बोली के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर और स्थापक संस्थापक समझिए, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। उनकी भी रचना प्रिय प्रवास में यहीं से शुरू होती है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। वहीं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रसंग बस जब चर्चा आती है तो लिखते हैं कि मेरी कुंडली में 2 विवाह लिखा था, लेकिन उन्होंने उसका एक तरह से उपहास किया, उसको खंडन किया और दूसरे विवाह से उन्होंने इनकार करके एक नई स्थापना दी। इस तरह से साहित्यकार समाज का निर्माता होता है। आने वाले 50 वर्ष, 25 वर्ष, 100 वर्ष के बाद क्या होने वाला है, कैसा समाज बनने वाला है, कैसे अच्छा समाज बनेगा, उसके निर्माण में उसकी भूमिका होती है। लेकिन उसके लिए उसको कठिनाइयां सहनी होती हैं, समाज का विरोध झेलना पड़ता है, तिरस्कार भी झेलना पड़ता है, लेकिन वह उससे कभी डरता नहीं। क्योंकि जैसे एक माँ अपने बच्चे को जब जन्म देना होता है, उसको कितनी प्रसव पीड़ा झेलनी पड़ती है, वैज्ञानिक लोग अपनी भाषा में उसको बताते हैं कि वह प्रसव पीड़ा की दर्द इतनी ज्यादा होती है कि किसी मनुष्य के लिए मौत होना सुनिश्चित है। लेकिन जो माँ होती है वो जानती है कि हम एक भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए उसकी पीड़ा जिस पर आदमी की मौत हो सकती है, उससे 10 गुना डेसिबल ज्यादा पीड़ा को भी वो माँ बर्दाश्त कर लेती है। क्योंकि उसके सामने एक सृजन दिखाई देता है, एक नन्हा मुन्ना बच्चा जिसकी किलकारी गूंज उठती है और उसकी दर्द को वह बिल्कुल हंसी खुशी से पी जाती है और उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है, चाहे उसको कितनी भी पीड़ा झेलनी पड़े। यही दर्द एक समाज के निर्माता का, एक साहित्यकार का, एक सोशल वर्कर का, एक सोशल एक्टिविस्ट का भी होता है। वह परंपराओं को छोड़ता है और नई परंपराओं को जोड़ता है, नई परंपराओं को स्थापित करता है। इसके लिए वह हमेशा प्रयासरत रहता है, खोजता रहता है कि हम क्या क्या अच्छी चीजें लाएं। कभी हमारे समाज की परंपराएं इस तरह की थी, कहने को तो हम कहते हैं कि नारी यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता हमारी पहचान रही है। लेकिन बीच के कालखंड में लगातार हमने देखा है कि हमारी बहनें पढ़ भी नहीं पाती थी, शिक्षा भी नहीं ग्रहण कर पाती थी। पर्दा प्रथा की बहुत बड़ी एक भूमिका बीच में उभर करके आई थी। आज भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन भारत के समाज में हम सब हमेशा कुछ नया करते रहे हैं और नया हर तरह से होता रहा है, होता ही रहता है। क्योंकि प्रगतिशीलता ही जीवन है, बहाव ही जीवन है। नदी के प्रवाह का पानी अगर रुक जाए तो सड़न पैदा हो जाती है, वो सड़ने लगता है, वो बदबूदार हो जाता है। इसलिए जीवन में प्रवाह होना चाहिए। हमने क्या क्या छोड़ा, क्या क्या अपनाया और आगे भी अभी हम क्या क्या नई चीजें जोड़ेंगे, क्या अपनाएंगे। कई बार हम अपने कभी
धर्म के नाम पर, कभी अपने संप्रदायों के नाम पर हमारे महापुरुषों ने क्या कहा उसको लेकर के उनके शब्दों पर हम उलझ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जब कहा तब की परिस्थितियां क्या थी, आगे की परिस्थितियां क्या आई और आगे की भी परिस्थितियां क्या आएगी। तो हमें स्थिर होकर, जड़ होकर के रुकने का नाम नहीं लेना है, हमको आगे बढ़ते चलना है। और हम देख रहे हैं कभी हमारे समाज में पर्दा प्रथा इतनी भयानक थी, आज हमारी बहनें जनप्रतिनिधित्व में आकर के सारे पदों पर विराजमान हो रही हैं। मुस्लिम समाज की बहनें जो पर्दे में ज़्यादा ही रहती थी, आज हम उनमें भी देख रहे हैं कि कोई ग्राम प्रधान बन करके आ रही है, कोई और भी पदों पर आ रही है, सरकारी नौकरियों में आ रही हैं, सेना में जा रही हैं, डॉक्टर हो रही हैं, इंजीनियर हो रही हैं। और हम तो कहेंगे कि इतना परिवर्तन हो कि उस मुस्लिम समुदाय में भी जो पर्दे में थी हमारी बहनें कल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में भी दिखाई दे। ये परिवर्तन का हमें स्वागत करना होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें बड़े प्यार से समझना होगा, उस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा, क्योंकि जैसे ही हम ईमानदारी से सोचना शुरू करेंगे हमारे सामने तमाम रास्ते खुलते चले जाएंगे। कभी हम इसी देश में एक परंपरा थी, अपने को हम सनातनी कहते थे, फिर कभी वैदिक कहने लगे, फिर कभी हिंदू कहने लगे, और आज फिर ये परिस्थितियां आ रही हैं कि अगर हम अपने को भारतीय कहने पर गर्व करें और सारे के सारे भारतीय आपस में मिलकर काम करें तो क्या कोई बुरा होगा? मेरा ये सवाल आप सभी से है। कुछ लोग इस समाज में कई तरह के हैं। कभी कोई हमें मुस्लिम के नाम पर डराता है, भयभीत होकर के मुस्लिम समुदाय एक दूसरे के प्रति नफरत अपने मन में भर सकता है कि भाई उसके खिलाफ एक वातावरण बन रहा है। कभी कोई दूसरी तरफ से आरएसएस के नाम पर, हिंदू के नाम पर वही बात करता है। लेकिन जब हम दोनों से कभी व्यक्तिगत मिल के बात करेंगे तो जो आरोप मुसलमान भाइयों पर है कि वो बुद्ध परस्त के खिलाफ उनका फतवा है, उनकी बातें हैं, और बात आती है कि वो किस तरह से मूर्ति पूजक के खिलाफ है, काफिर कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरएसएस पर भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि ये मुसलमान के इतने विरोधी हैं कि वो उसको देखना नहीं चाहते, देश से निकाला कर देना चाहते हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण उभर करके आती हैं। लेकिन वहीं जब हम दोनों से अलग अलग बात करेंगे तो हम पाते हैं कि आरएसएस वाले भी कहते हैं कि नहीं, हम तो मुसलमान के विरोधी नहीं हैं, और मुस्लिम भाई भी कहते हैं कि नहीं, हम तो हिंदू के विरोधी नहीं हैं, हमारे काफिर का मतलब आपको समझना होगा। तो एक दूसरे की बातों को हम कैसे समझें, और अंततः यह सुनिश्चित है कि न तो हम मुसलमान को इस देश से बाहर कर सकते हैं और न आरएसएस वाले को ही बाहर कर सकते हैं। तो फिर हमको एक साथ मिलकर रहना है। क्यों ना हम अपने तमाम सारी ऐसे जो भ्रांतियां हैं जिसको कुछ लोग कहीं न कहीं बढ़ावा देकर अपना उल्लू साधते हैं, क्यों ना हम सभी इस बारे में एक संवाद, बेहतर संवाद स्थापित करके और पूरे समाज के समन्वय की और भारतीय होने पर गर्व करने की बात करें। मैं समझता हूं कि हमारा कितना बड़ा भला हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है हमारे नौजवानों के दिमाग में अगर इस तरह के संस्कार और विचार भरे जाएं कि जहां भारत और भारतीय होने पर हमें गर्व हो और हम सभी को एक साथ मिलकर के एक दूसरे से प्यार करने का वातावरण बन सके, तो ये दुनिया में, पूरी दुनिया में हम कितने अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं, कितना बेहतर हो सकता है। तो परंपराओं को हम लेके चलें और बदलाव का स्वागत करें और एक साथ मिलकर के नए भारत का निर्माण करें जहां सबको भारतीय होने पर गर्व हो। हम और भी बातें करते रहेंगे क्योंकि हमारा प्रयास है भारतीय लोगों में समतावादी चरित्र का निर्माण, और जहां जहां समतावादी लोग होते हैं वह अच्छा होता है, बेहतर होता है, और विषमता हमेशा संकटों को, समस्याओं को बढ़ाती रहती है। हमारे देश में एक जिस समुदाय से खासतौर से मैं भी हूं, क्षत्रिय समुदाय कहा जाता है। इस पर आगे मैं अगले एपिसोड में विशेष तौर से व्यापक तौर पर बात करूंगा कि क्षत्रिय समाज के हर व्यक्ति के कुछ प्लस हैं, कुछ माइनस हैं, जिनको हम अपना आदर्श मान लेते हैं। उनमें भी बहुत सारी अच्छाइयां हो सकती हैं, लेकिन कोई ऐसे भी बिंदु हो सकते हैं कि कमियां भी हों, और उसको भी हम चिन्हित करें, चित्रित करें और उसको भी ठीक करने की कोशिश करें। और इस तरह से जब हम उसका सभी तरह से अध्ययन करेंगे, उसके अच्छे पक्षों को आज कितने कल्याणकारी हैं और कौन से पक्ष हमको इस समय कल्याणकारी नहीं दिख रहे हैं, दोनों पर चिंतन करके एक रास्ता निकालना पड़ेगा, एक मध्यम मार्ग चुनना पड़ेगा, उसी से हमारा कल्याण हो सकता है। हम फिर बात करेंगे आइए अगले एपिसोड में, और आज तब तक के लिए आप सभी को से विदा लेते हैं। जय भारत।